हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। स्टैट्यूट जनरली मींस द लॉ और द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर अथॉरिटी। जो स्टैट्यूट होता है वो लॉ या फिर एक्ट होता है जो हमारा लेजिस्लेचर अथॉरिटी बनाता है। द जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दैट द स्टैट्यूट मस्ट बी प्रीमा फेसिस बी गिवन दिस ऑर्डिनरी मीनिंग। प्रीमा फेसिस का मतलब होता है कि जब हम किसी स्टैट्यूट को पढ़ते हैं तो अगर वो क्लियर है, अगर वो इजीली समझ आ रहा है, तब तो उसको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो क्लियर नहीं है, उस जब हम स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते टाइम हमें काफी सारी डिफिकल्टीज आ रही है या फिर स्टैट्यूट का काफी सारा मतलब निकल कर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इंटरप्रिटेट किया जाएगा। ठीक है ना। इफ द वर्ड आर क्लियर फ्री फ्रॉम एम्बिगिटी देन देयर इज नो नीड टू रेफर टू अदर मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर वर्ड क्लियर है, एम्बिगस नहीं है, बहुत सारे मतलब नहीं निकल के आ रहे, तो इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। बट इफ द वर्ड आर वेगस एंड एम्बिगस देन द इंटरनल एड मे बी शाउट फॉर इंटरप्रिटेशन। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनल एड होगा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है ना। अगर इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें हम टोटल 13 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है कॉन्टेस्ट, फिर है शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग, प्रोविजंस, प्रोविसोस, डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन, क्लॉजेस, इलस्ट्रेशन, शेड्यूल्स, एक्सप्लेनेशन, पंक्चुएशन और एक्सेप्शंस एंड सेविंग क्लॉज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टेस्ट। अगर कॉन्टेस्ट को बात करें तो इसमें if the word of an interpretation are ambiguous then the context must be taken into the consideration। जब हम किसी स्टैट्यूट को पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ते टाइम उसमें एम्बिगिटी आ रही है, मतलब कि उसके काफी सारे मतलब निकल के आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम उसके इंडेक्स के पास जाएंगे, उसके कंटेक्स्ट के पास जाएंगे कि उसका मतलब क्या बताया जा रहा है, वो स्टैट्यूट एग्जैक्टली रिलेट कैसे करता है, डील किस चीज से करता है। ठीक है ना। उसमें उसके प्रियम्बल, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ लॉ और अदर लीगल प्रोविजंस डिफाइन करे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल की। अगर हम इसके शॉर्ट टाइटल की बात करें, द शॉर्ट टाइटल ऑफ एन एक्ट इज ओनली इट्स निकनेम एंड इज गिवन शॉर्टली फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटी ऑफ रेफरेंस। जो हमारा शॉर्ट टाइटल होता है वो बेसिकली एक निकनेम होता है एक स्टैट्यूट का। ठीक है ना। आगे है इसमें, इट इज मेनली अ नेम गिवन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्ट एंड जनरली एंड विद द ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द एक्ट। जो हमारा शॉर्ट टाइटल है वो मेनली क्या बताता है, एक तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बताता है कि उसको किस चीज से जाना जाता है, और ये जो शॉर्ट टाइटल होता है वो एंड होता है ईयर ऑफ पासिंग, जिस टाइम पे वो पास हुआ है स्टैट्यूट, उस टाइम का ईयर से। ठीक है ना। अगर इसका एग्जाम्पल वगैरह देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शॉर्ट टाइटल का हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। लॉन्ग टाइटल, द हेडिंग ऑफ अ स्टैच्यू इज द लॉन्ग टाइटल एंड द जनरल पर्पस इज डिस्क्राइब इन इट। जो हेडिंग होता है कि स्टैच्यूट का वो लॉन्ग टाइटल कहलाता है, और जो एक लॉन्ग टाइटल है उसमें बेसिकली जनरल पर्पस बताया जाता है कि स्टैच्यूट का, कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका पर्पस क्या है और उसके स्कोप्स क्या है। इसमें एक केस है मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लॉन्ग टाइटल ऑफ अ स्टैच्यू इज रिलाइड एज अ गार्ड टू डिसाइड द स्कोप ऑफ द एक्ट। कि जो लॉन्ग टाइटल है वो एक गार्ड है जो बताता है कि एक एक्ट के क्या क्या स्कोप है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। टाइटल के बाद आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल कहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस ऑफ द एक्ट आर फाउंड इन द प्रियम्बल ऑफ द स्टैच्यू। अगर किसी स्टैच्यूट का पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव जानना है तो हमें प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा। Preamble is act in a nutshell. It is a preparatory statement. It contains the rationale showing the reasons for enactment of the act. If the language of the act is clear, the preamble must be ignored. ये यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि जो preamble है वो एक nutshell है और जो कि preparatory statements अपने अंदर रिकॉर्ड करके रखता है। और आगे उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी स्टैट्यूट की लैंग्वेज इजी है, क्लियर है, अच्छे से समझ पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में प्रियम्बल पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रियम्बल को इग्नोर करा जा सकता है। यहाँ पे एक केस है काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट। द कोर्ट हेल्ड दैट द इवन थ्रू द प्रियम्बल कैन नॉट यूज टू डिफीट द इनएक्टिंग क्लॉज ऑफ स्टैच्यू, इट कैन बी ट्रीट एज अ की फॉर द इंटरप्रिटेटिंग ऑफ द स्टैच्यू। इन्होंने यहाँ पे ये क्या कहा है कि जो प्रियम्बल है उसको एक की तरह यूज किया जा सकता है किसी स्टैच्यू को इंटरप्रिटेट करने के टाइम पे। इसके बाद आता है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर्स। हेडिंग आर टू काइंड्स, वन प्रीफिक्स टू अ सेक्शन एंड अदर प्रीफिक्स टू अ ग्रुप और सेट ऑफ सेक्शंस। हेडिंग इज रिगार्ड एज गिविंग द की टू द इंटरप्रिटेशन एंड द हेडिंग मस्ट मे बी ट्रीटेड एज प्रियम्बल टू द प्रोविजंस फॉलोइंग देम। जो हेडिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो प्रीफिक्स होती है सेक्शंस के लिए और एक प्रीफिक्स होती है ग्रुप ऑफ सेट ऑफ सेक्शंस के लिए। ठीक है ना।
जो हेडिंग है वो है की है, और हेडिंग को कंसिडर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है प्रियम्बल की तरह, ठीक है ना। इसमें केस लो है शैली वर्सेस लंदन कंट्री काउंसिल 1949। अ हेडिंग टू अ वन सेट ऑफ सेक्शन कैन नॉट एक्ट एज एन एड टू इंटरप्रिटेट अनदर सेक्शन सेट ऑफ सेक्शन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन की अलग हेडिंग है तो उसको किसी और केस के लिए, किसी और सिचुएशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स आर those notes which are inserted at the side of the section in the act and express the effect of the section. These are also known as the sides notes. जो मार्जिनल नोट्स होते हैं वो हमारे किसी सेक्शन या फिर किसी आर्टिकल के साइड में बने रहते हैं, जो कि बताता है कि उस सेक्शन या फिर उस आर्टिकल के क्या इफेक्ट्स है। अगर इसमें केसेस की बात करें तो विल्स वर्सेस गुडविन है, जिनका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइड नोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट एंड हैंस मार्जिनल नोट कैन नॉट बी रेफर्ड। कि जो साइड नोट्स है वो एक्ट वगैरह के पार्ट नहीं है, और मार्जिनल नोट्स को हम रेफर नहीं कर सकते, उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड एक और केस है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आर्टिकल 286 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट कुड बी रिलाइड ऑन फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल। जो आर्टिकल 286 है उसमें मार्जिनल नोट दे रखा था, साइड नोट दे रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो मार्जिनल नोट है वो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हम इसको इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं। आता है हमारा डेफिनेशन एंड सेक्शन क्लोज। जो हमारा डेफिनेशन और सेक्शन क्लोज है इसको समझने के लिए हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें सेक्शन 3 में काफी सारी टॉपिक्स की डेफिनेशंस पहले ही बता दी गई है, जिसकी वजह से आगे जाके जब वो वर्ड्स यूज होंगे तो उनको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो यही डेफिनेशन एंड सेक्शन क्लोज कहता है कि एक वर्ड को बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेफिनेशन इज टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ फ्रीक्वेंट रिपीटेशन इन डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट मैटर टू विच द वर्ड और एक्सप्रेशन डिफाइन इन अ इंटेंट टू अप्लाई। कि जो वर्ड है उसको बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। अगर तुम एक ही वर्ड को बार बार हर एक सेक्शन, हर एक क्लोज में एक्सप्लेन करते रहोगे तो भाई जो हमारी बेयर एक्ट वगैरह है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये बनाया गया है। A definition contained in the definition clause of a particular statute not from any other statute should be used for the purpose of that act। ठीक है ना। फिर आता है हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि काफी सारे स्टैच्यूज होते हैं जिनको समझने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हमारा क्या कहते हैं आईपीसी में दे रखा है सेक्शन 300 जो कि है मर्डर से रिलेट करता है। वहां पे काफी सारी इलस्ट्रेशन दे रखा है कि ए ने बी को मर्डर कर दिया, काफी सारी सिचुएशंस बना रखी है, तो उसको इलस्ट्रेशन कहते हैं। इलस्ट्रेशन इज enactment provided by the legislature are valuable aid in the understanding of real scope। और illustration के द्वारा हम उस पर्टिकुलर स्टैच्यू को एक अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसमें एक केस है महेश चंद्रा वर्सेस राजकुमारी शर्मा। इट वाज हेल्ड दैट इलस्ट्रेशन आर पार्ट ऑफ द सेक्शन एंड हेल्प टू एलोकेट द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्शंस। कि जो इलस्ट्रेशन है वो पार्ट होते हैं हमारे सेक्शन के, वो हेल्प करते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे एलोकेट कर सके और कैसे उसको समझ सके। फिर आता है हमारा प्रोविजोस। इट एक्सक्लूड एक्सेप्ट एंड रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अ सेक्शन एंड इट्स इफेक्ट इज कंफर्म टू दैट केस। इसका मतलब ये है कि कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रोविजोस दे दी जाती है, जिसमें पर्टिकुलर सिचुएशंस बना दी जाती है कि अगर ये सिचुएशन मैच होती है उस केस में तो फिर वो सेक्शन यूज किया जाएगा, अगर नहीं होती तो वो सेक्शन को यूज नहीं किया जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है ना। फिर आता है एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। एक्सेप्शंस आर जनरली एडेड टू एन enactment with the purpose of expanding something which would otherwise fall within the amend of the main provisions। इसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हमारा थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगा इलस्ट्रेशन से। एक्सप्लेनेशन जो होता है, जो हमारा स्टैच्यूट होता है, अगर वो समझ नहीं आता तो उसका एक एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, और अगर उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ नहीं आता ना तो उसका इलस्ट्रेशन दे दिया जाता है। तो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन जो हमारा है स्टैच्यूट और इलस्ट्रेशन के बीच का पार्ट होता है। एक्सप्लेनेशन आर इंसर्टेड विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजो and to remove doubt which might creep up if the explanation had not been inserted। It does not expand the meaning of the proviso to which it is added by only
ties to remove confusion if any in the understanding of the true meaning of the enactment। अगर किसी enactment के किसी स्टेच्यू को समझने में दिक्कत आती है तो उसमें एक्सप्लेनेशन डाल दिया जाता है जिससे कि उसको इजीली समझा जा सके, ठीक है ना। फिर आता है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल को भी हम अपने इंटरप्रिटेशन के अंदर इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। शेड्यूल्स जो होते हैं वो जनरली डील्स करते हैं राइट के कि एक नॉर्मल पर्सन की क्या राइट्स वगैरह उनको किस तरीके से क्लेम किया जा सकता है। शेड्यूल्स अटैच टू एन एक्ट जनरली डील्स विद एज टू हाउ टू क्लेम और राइट अंडर द एक्ट आर टू बी असिस्ट और एज टू हाउ पावर्स कन्फर्म्ड अंडर द एक्ट आर टू बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है ना। फिर इसमें आगे ये कहा गया है कि समटाइम्स आर शेड्यूल में कंटेन सम सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे 12 लिस्ट दी गई है जिसमें से 7th लिस्ट में शेड्यूल में ये बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या पावर्स है, स्टेट लिस्ट में क्या क्या पावर्स है। इसके आगे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स इटसेल्फ एंड मे बी लुक्ड इनटू द कोड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन द मेन बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट्स। जो हमारा शेड्यूल्स है वो पार्ट है हमारा स्टैट्यूट्स का, वो हमारा पार्ट है लॉ का। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो हमारा कोड है उनको भी इंटरप्रिटेट किया कर सकते हैं अगर उसमें कुछ ऐसे वर्ड है जिनको समझने में प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है पंचुएशन। पंचुएशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये है कि जो एंशिएंट टाइम था उस टाइम पे क्या कहते हैं पंचुएशन को यूज नहीं किया जाता था व्हाइल मेकिंग द स्टैट्यूज। जो पंचुएशन में लाइक कोमास, फुल स्टॉप, डैशेस वगैरह ये सब यूज नहीं किए करते थे लॉ बनाते टाइम। तो जब ये सब चीजें होती थी तो लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक आपने पूरा एक पेज का लॉ बना के लिख दिया है किसी चीज के ऊपर, उसमें कहीं कोमा नहीं, उसमें कहीं डैश नहीं, उसमें कुछ नहीं, आपने सिंपल सादा लिख दिया है। तो फिर आप उसको लगातार पढ़ोगे, आप किसी चीज को लगातार पढ़ोगे बिना किसी फुल स्टॉप के, तो फिर आपको वो चीज समझने में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगी। तो इन सब चीजों को समझते हुए हमारा पंचुएशन डाला गया है statues में। In the ancient times, statues were passed without the punctuation and naturally therefore the court were not concerned with looking at the punctuation. But modern time पे, आज के टाइम पे पंचुएशन पे ध्यान दिया जाता है। और पंचुएशन को कोर्ट कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं? कोर्ट को कहीं लगता है कि इस लाइन में कहीं कोमा होना चाहिए, यहाँ कहीं फुल स्टॉप होना चाहिए, तो ऐसी चीजों पे कोर्ट आगे आ सकती है।